नमस्कार। टुडे जीके में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं अभ्यास प्रश्न से। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 की सूची में शीर्ष पर है? ए दक्षिण कोरिया, बी संयुक्त राज्य अमेरिका, या फिर सी जापान, या फिर डी जर्मनी। इसका सही उत्तर है सी जापान। इसका विश्लेषण देखते हैं। हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 के अनुसार जापानी पासपोर्ट दुनिया के सभी पासपोर्ट में सबसे शक्तिशाली है, इसलिए विकल्प सी सही है। इस सूचकांक के अनुसार जापानी पासपोर्ट 193 देशों में वीजा मुक्त पहुंच की अनुमति देता है, जबकि इस सूचकांक में सिंगापुर और दक्षिण कोरिया को दूसरा स्थान मिला है। दूसरी ओर भारत ने पिछले वर्ष की तुलना में अपनी स्थिति में 2 स्थानों का सुधार किया है। भारत इस वर्ष इस सूचकांक में 85वें स्थान पर है। आपको बता दें कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स दुनिया के सभी पासपोर्ट की मूल रैंकिंग है। यह बताता है कि किसी एक विशेष देश का पासपोर्ट धारक कितने देशों में बिना पूर्व वीजा की यात्रा कर सकता है। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और अपना पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पाइनएप्पल एक्सप्रेस का सबसे अच्छा वर्णन करता है? विकल्प ए वायुमंडलीय घटना, विकल्प बी भारत के अनानास उत्पादक राज्य, विकल्प सी पश्चिमी घाट में हेरिटेज ट्रेन, या फिर डी तितलियों का प्रवास। इसका सही उत्तर है विकल्प ए वायुमंडलीय घटना, इसलिए विकल्प ए सही है। हाल ही में पूर्वानुमानकर्ताओं ने कहा कि पाइनएप्पल एक्सप्रेस के कारण कैलिफोर्निया में बारिश होती है। पाइनएप्पल एक्सप्रेस एक आम वायुमंडलीय घटना का एक विशिष्ट उदाहरण है जो नमी के लिए एक कन्वेयर बेल्ट जैसा दिखता है, इसलिए विकल्प ए सही है। ये आकाश में नदी की तरह है जो वेस्ट कोस्ट पर होती है। हालांकि ये पूर्वी तट सहित अन्य स्थानों पर भी हो सकती है, जहां ये अक्सर कैरेबियन से नमी ग्रहण करती है। जब यह नमी भूमि के संपर्क में आती है तो यह बारिश या बर्फ के रूप में गिर सकती है। अब देखते हैं प्रश्न 2। हाल ही में चर्चित NOTAM सिस्टम किससे संबंधित है? ए क्रूज मिसाइल, बी पनडुब्बी, सी विमान, डी रॉकेट। इसका सही उत्तर है विकल्प सी विमान। हाल ही में नोटम सिस्टम की विफलता के कारण संयुक्त राज्य अमेरिका में हजारों उड़ानें प्रभावित हुई हैं, इसलिए विकल्प सी सही है। NOTAM सिस्टम का पूरा नाम नोटिस टू एयर मिशन सिस्टम है। यह एक नोटिस है जिसमें उड़ान संचालन से संबंधित कर्मियों के लिए आवश्यक जानकारी होती है। यह प्रत्येक उपयोगकर्ता को प्रभावित करने वाले राष्ट्रीय हवाई क्षेत्र प्रणाली की रियल टाइम और असामान्य स्थिति को इंगित करता है। इसके जरिए विमान के पायलट को एयरपोर्ट के मौसम, पंछियों के झुंड, प्रतिबंधित हवाई क्षेत्र, रॉकेट लॉन्च, युद्ध अभ्यास जैसी गतिविधियों के बारे में जानकारी मिलती है। इसके बिना हवाई जहाजों को पंछियों के झुंड से टकराने या रनवे पर फिसलन की स्थिति में अनजान रहने का खतरा होता है। वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम या VSHRORAD मिसाइल सिस्टम किसके द्वारा विकसित किया गया है? विकल्प ए भारतीय वायुसेना, विकल्प बी इसरो, विकल्प सी भारतीय नौसेना, या फिर विकल्प डी रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन। इसका सही उत्तर है विकल्प डी रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन। हाल ही में रक्षा अधिकरण परिषद ने वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम या VSHORAD मिसाइल प्रणाली की खरीद के लिए मंजूरी दी है। वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम या VSHORAD मिसाइल प्रणाली एक पोर्टेबल वायु रक्षा प्रणाली है। इसे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने डिजाइन और विकसित किया है, इसलिए विकल्प डी सही है। यह कम दूरी पर कम ऊंचाई वाले हवाई खतरों से निपटने में सक्षम है। यह एक डुअल थ्रस्ट सॉलिड मोटर द्वारा संचालित है, जिसमें एक लघु प्रतिक्रिया नियंत्रण प्रणाली और एकीकृत एवियोनिक्स सहित कई नई प्रौद्योगिकियां शामिल हैं। इंडियन स्कीमर की IUCN स्थिति क्या है? विकल्प ए क्रिटिकली इंडेंजर्ड, बी इंडेंजर्ड, सी नियर थ्रेटेंड, या फिर डी वल्नरेबल। इसका सही उत्तर है विकल्प बी इंडेंजर्ड। हाल ही में एशियाई वाटर बर्ड जनगणना 2023 के दौरान एक दिन में कोरेंगा वन्यजीव अभयारण्य में लगभग 250 इंडियन स्कीमर देखे गए। इंडियन स्कीमर एक जल पक्षी वाटर बर्ड प्रजाति है।
भारत में इस प्रजाति को मध्य भारत में चंबल नदी के पास, ओडिशा के कुछ हिस्सों और आंध्र प्रदेश में देखा जा सकता है। ये 40 से 43 सेंटीमीटर की लंबाई तक बढ़ता है। ये सतह पर रहने वाली मछलियों, छोटे क्रस्टेशियस और कीट लार्वा को खाता है। इसे IUCN की रेड लिस्ट में इंडेजर्ड के रूप में सूचीबद्ध किया है, इसलिए विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम NCAP कब शुरू किया गया था? विकल्प ए 2019, विकल्प बी 2020, विकल्प सी 2021 या फिर विकल्प डी 2022। इसका सही उत्तर है विकल्प ए 2019। हाल ही में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम यानी NCAP के 4 साल पूरे होने के अवसर पर एक विश्लेषण जारी किया गया है। इसके मुताबिक दिल्ली वर्ष 2022 में देश का शीर्ष प्रदूषित शहर रहा है। इस विश्लेषण में यह पाया गया कि 2019 में कुछ शीर्ष प्रदूषित शहरों ने अपने PM10 और PM2.5 के स्तर में मामूली सुधार किया है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने 102 शहरों में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए 2019 में NCAP की शुरुआत की, इसलिए विकल्प ए सही है। NCAP ने शुरू में 2024 तक प्रमुख वायु प्रदूषकों PM10 और PM2.5 को 20 से 30% तक कम करने का लक्ष्य रखा था। हालांकि सितंबर 2022 में सरकार ने 2026 तक NCAP के तहत आने वाले शहरों में पार्टिकुलेट मैटर सघनता में 40% की कमी का एक नया लक्ष्य निर्धारित किया। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1904 को भारत में और मृत्यु 11 जनवरी 1966 को ताशकंद में हुई थी। यह भारत में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में शामिल थे। ये 1937 और 1946 में संयुक्त प्रांत की विधायिका के लिए चुने गए। उपरोक्त अनुच्छेद किस महान व्यक्तित्व का वर्णन करता है? ए गुलजारीलाल नंदा, बी चौधरी चरण सिंह, सी मोरारजी देसाई या फिर डी लाल बहादुर शास्त्री। इसका सही उत्तर है विकल्प डी लाल बहादुर शास्त्री। हाल ही में पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को उनकी पुण्यतिथि पर देश भर में श्रद्धांजलि दी गई। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को उत्तर प्रदेश के मुगलसराय में हुआ था। इन्होंने 1921 में असहयोग आंदोलन में भाग लिया और 1937 व 1946 में संयुक्त प्रांत की विधायिका के लिए चुने गए। यह 1952 में केंद्रीय भारतीय विधायिका के लिए चुने गए और रेल एवं परिवहन मंत्री बने। ये जवाहरलाल नेहरू के बाद भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बने। इन्होंने 1965 में भारत पाक युद्ध के दौरान सैनिकों और किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए जय जवान जय किसान का एक प्रसिद्ध नारा दिया। 11 जनवरी 1966 को ताशकंद, जो उज्बेकिस्तान में है, वहां पर उनका निधन हो गया, इसलिए विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? ए अनुच्छेद 32, बी अनुच्छेद 33, सी अनुच्छेद 49 या फिर डी अनुच्छेद 50। इसका सही उत्तर है विकल्प डी अनुच्छेद 50। हाल ही में न्यायिक नियुक्तियों को लेकर कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच तनाव की स्थिति देखी गई। भारत के उपराष्ट्रपति और केंद्रीय कानून मंत्री ने कॉलेजियम सिस्टम की सार्वजनिक रूप से आलोचना की। आपको बता दें कि कॉलेजियम सिस्टम में भारत के मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों के साथ न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण की सिफारिश करते हैं। बीते दिनों केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की आवश्यकता को फिर से दोहराया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 50 में कहा गया कि राज्य सार्वजनिक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने के लिए कदम उठाएगा, इसलिए विकल्प डी सही है। यह अनुच्छेद भारतीय संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है। अगला प्रश्न, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व किस क्षेत्र में स्थित है? ए उत्तर पश्चिम भारत, बी उत्तर पूर्वी भारत या फिर सी दक्षिण भारत या फिर डी अंडमान और निकोबार। इसका सही उत्तर है विकल्प सी दक्षिण भारत। एक अध्ययन के मुताबिक एशियाई हाथी ने नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में अपना अधिकांश इष्टतम निवास स्थान खो दिया है। वन्य जीवन के लिए इष्टतम आवास की स्थिति अक्सर
उन स्थितियों को संदर्भित करती है जो किसी प्रजाति के उच्चतम घनत्व का समर्थन करती हैं। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व दक्षिण भारत के 3 राज्यों यानी तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में फैला हुआ है, इसलिए विकल्प सी सही है। इसकी स्थापना वर्ष 1986 में हुई थी। इसमें उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, अर्ध सदाबहार वन, नम पर्णपाती वन, शुष्क पर्णपाती वन और कटीले वन पाए जाते हैं। साथ ही इसमें वन्य जीवों की विभिन्न प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें बाघ, हाथी, गौर, लाइन टेल मकाक, चीतल, सांभर, जंगली सुअर, बार्किंग हिरण और नीलगिरी तहेर आदि शामिल हैं। अगला प्रश्न, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। 2. यह भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 में जांच करने की शक्ति प्राप्त करता है। उपयुक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, या फिर डी ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही उत्तर है विकल्प डी, ना तो 1 और ना ही 2। विश्लेषण में देखते हैं। हाल ही में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई ने रिश्वत के मामले में भारतीय खाद्य निगम के उप महाप्रबंधक को गिरफ्तार किया। सीबीआई भारत में प्रमुख जांच पुलिस एजेंसी है। यह कार्मिक, पेंशन और लोक शिकायत मंत्रालय के तहत कार्य करती है, इसलिए कथन 1 सही नहीं है। सीबीआई भारत की नोडल पुलिस एजेंसी भी है, जो इंटरपोल सदस्य देशों की ओर से जांच का समन्वय करती है। यह दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान अधिनियम 1946 में जांच करने की शक्ति प्राप्त करती है, इसलिए कथन 2 भी सही नहीं है, इसलिए विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न, किस अधिनियम के तहत संपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियां यानी एआरसी को विनियमित किया जाता है? ए सरफेसी अधिनियम 2002, बी कंपनी अधिनियम 2013, सी बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949, या फिर डी भारतीय रिजर्व बैंक 1934। इसका सही उत्तर है विकल्प ए सरफेसी अधिनियम 2002। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ऋणों की वसूली हेतु संपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियों यानी एआरसी के लिए अपने ढांचे में बदलाव कर सकता है। संपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी एक विशेष प्रकार की वित्तीय संस्था है जो बैंक के नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स खरीदती है यानी एनपीए। यह बैंकों को सामान्य बैंकिंग गतिविधियों में ध्यान केंद्रित करने में मदद करती है। बैंक इसे अपना एनपीए पारस्परिक रूप से सहमत मूल्य पर बेच सकते हैं। एआरसी भारतीय रिजर्व बैंक के तहत पंजीकृत होती है। इसे सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत विनियमित किया जाता है, इसलिए विकल्प ए सही है। आइए अब देखते हैं अभ्यास प्रश्न। गोल्डन ग्लोब पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? ए पर्यावरण, बी खेल, सी मनोरंजन, या फिर डी साहित्य। इसका सही उत्तर कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। आगे मिलते हैं अगले सेशन पे, तब तक के लिए नमस्कार।